हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस सीरीज में बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं और हम लोग पहले क्लास में बीपीएससी प्रीवियस ईयर के प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक 39 तक क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। 39 के आगे हम लोग आज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। मैं इसको हर एक क्वेश्चन को हर एक डायमेंशन को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हैं जो पूछे गए हैं बीपीएससी में, और आपको पता है कि बीपीएससी में प्रश्न रिपीटेड होते हैं। टोटल अगर 150 प्रश्न है उसमें से मान के चला जाए कि 30 से 35 प्रश्न जो ऐसे होते हैं वो रिपीट होते हैं और वही क्वेश्चन आगे भी बनते हैं, अर्थात सेम क्वेश्चन अलग डायमेंशन से पूछे जा सकते हैं। इसलिए यह सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तब भी इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस क्वेश्चन के एनालिसिस को ज़रूर देखें और समझें, क्योंकि तैयारी की रणनीति सबसे पहली रणनीति यह होती है कि आप जिस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उस कमीशन के प्रश्नों को देखें, उस कमीशन के प्रश्नों को प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल पूछे गए प्रश्नों को अवश्य देखें, क्योंकि वहाँ से आपको एक विज़न मिलता है और ये ट्रेंड पता चलता है कि कौन सा कमीशन किस तरह का प्रश्न पूछता है और कौन से कमीशन जो हैं कमीशन क्या है के प्रश्न पूछने का नेचर क्या है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप से एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आप सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और देखिए मैं इस चैनल पे कंटिन्यू कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो को डालते रहूँगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ से जितना हो सके मैं सहयोग करूँ आपकी तैयारी में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अर्थात प्रीवियस ईयर में बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास का ये 40वां प्रश्न है, जो 56 से 59 बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया है। देखिए प्रश्न है 40वां प्रश्न आपके सामने है। 40वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये 2015 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्राचीन भारत का नेपोलियन ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी है पुष्यमित्र, सी है कनिष्क, डी है समुद्रगुप्त। आपको पता है कि गुप्त वंशीय सम्राट समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसलिए ये इस प्रश्न का सही जवाब डी होगा। आपको पता है कि इसमें जो प्राचीन भारत के नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और ये विंसेंट ए स्मिथ महोदय जो हैं अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है, उसे प्राचीन भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी ऑप्शन होगा, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को किसने कहा है? विंसेंट ए स्मिथ, याद रखिएगा, ए स्मिथ महोदय ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है। 41 प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है और ये 2011 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया प्रश्न है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया थे। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है स्कंदगुप्त, डी है रामगुप्त। आप बताएंगे। देखिए गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया,
वो कौन से गुप्त सम्राट थे जिसने हूनों को पराजित किया। अब ध्यान रखेंगे ये प्रश्न 11 में पूछा गया है और इसका सही जवाब होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त सम्राट जो थे ये हूनों को इन्होंने पराजित किया और इनका शासनकाल आपको पता है 455 ईस्वी में बताया जाता है। और इनसे स्कंदगुप्त के हाथों से ये हून जो थे ये बुरी तरह पराजित हुए। हून जो थे ये उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूनों को कब्जा हो गया था, अर्थात 6ठी शताब्दी में देखा जाए उत्तर पश्चिम के बहुत सारे क्षेत्र जो थे उस पर हूनों ने कब्जा कर लिया था। तत्पश्चात उसमें गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था। इसी के फलस्वरूप आपको पता है कि स्कंदगुप्त जो था यह हूनों को पराजित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी, आइए प्रश्न है 43 प्रश्न है आपके सामने। 43 प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, आपको मैं बता दूं ये प्रश्न पूछा गया है आपको 2016 में 62वीं बीपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न है चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की। चीनी यात्री पूछा गया है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की कब यात्रा की। तो आपको पता है ये चीनी यात्री सुंगयुन जो था ये 518 ईस्वी में भारत आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म के प्रति एक अपनी आस्था जताई थी सुंगयुन, अर्थात 518। आप देखेंगे इस ऑप्शन में पहले ऑप्शन में 515 ईस्वी से 520 आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन होगा, अर्थात ये ऑप्शन होगा। पुष्प में चीनी यात्री सुंगयुन जो था भारत में 518 ईस्वी में आया था, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 44 है और ये पूछा जा रहा है हर्षवर्धन। 44 है। प्रश्न है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। ये प्रश्न कब का है जी। प्रश्न है 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 2015 में पूछा गया प्रश्न है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। चलिए ऑप्शन है ए फाहियान, बी है हेनसांग, ई है त्रिसिंग, डी है तारानाथ। अर्थात चीनी यात्री वेनसांग जो था ये भारत में हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन के समय वेनसांग जो था ये भारत आया था और यह महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने के लिए देखने की उत्सुकता थी इसने। और इसी ने कहा जाता है अपनी भारत यात्रा के दौरान वेनसांग ने सीयूकी एक ग्रंथ लिखी जिसे सीयूकी कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और वहीं यात्रा के दौरान वेनसांग जो था सीयूकी, ध्यान रखेंगे सीयूकी नाम की एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। कोई किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है। ये 45वां प्रश्न है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आप ध्यान रखेंगे कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी कल्हण की पुस्तक का नाम है। और आपको पता है ये राजतरंगिणी जो है
यह कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की चर्चा की है। ये राजतरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास पर इतिहास पर लिखित एक पुस्तक है। इस ग्रंथ की रचना जो है ये कलहन के द्वारा हुआ है। कलहन के द्वारा राजा जय सिंह के शासनकाल में ये इसने पूर्ण की। राजा जय सिंह जो आमेर के राजा थे उनके शासनकाल में यह कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 46वां प्रश्न है आपके सामने। 46वां प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए है बंगाल, बी बिहार, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ये 60वीं 62वीं बीपीएससी 2016 का प्रश्न है। आप ध्यान रखेंगे पूछ रहा है उदंतपुर ये अब बिहार में है, बिहार में स्थित है। और आपको पता है उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है। प्राचीन काल में यह एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था जो कहाँ है, बिहार में अवस्थित है। और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने कराया था। ये उदंतपुर की स्थापना जो है ये गोपाल, ध्यान रखेंगे गोपाल, जो पाल वंश का प्रथम शासक था गोपाल, इसने उदंतपुरी की स्थापना करवाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 47वां प्रश्न है कर्नाटक वंश की संस्थापक कौन था। कर्नाटक वंश की संस्थापक कौन था। ये प्रश्न भी देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए नान्यदेव, बी है नरसिंहदेव, सी है विजयदेव, डी है हरिदेव। ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। आपको पता है कर्नाटक वंश के संस्थापक जो थे ये नान्यदेव थे जिनका ये एक महान योद्धा भी थे। और नानदेव ने कर्नाटक वंश की राजधानी जो थी सिमरागढ़ को बनाया। और कर्नाटक वंश में इनका शासनकाल जो है मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अर्थात ये मिथिलांचल में नान्यदेव ने कर्नाटक वंश की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने। 48 है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए कर्नाटक वंश अर्थात कर्नाटक वंश से कंटिन्यू 2 प्रश्न पूछे गए हैं 2016 में बीपीएससी 2016 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं एक ही वंश से। प्रश्न है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है हरि सिंह, बी है राम सिंह, सी है मती सिंह, डी है श्याम सिंह, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। आपको पता है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक जो था ये हरि सिंह देव था अंतिम शासक। और ये अंतिम शासक हरि सिंह जो था यह कला और साहित्य का महान संरक्षक था। इसी ने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। हरि सिंह से रिलेटेड, हरि सिंह कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था। हरि सिंह देव पूरा नाम था और इसने कला और साहित्य का यह महान संरक्षक भी था। और इसी ने अर्थात हरि सिंह देव ने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की कर्नाटक वंश में। चलिए इसलिए सही जवाब ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है। ये है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। अछूत की अवधारणा देखिए ये 39 बीपीएससी 1994 का प्रश्न है। ऑप्शन है ऋग्वेद में, बी है उत्तर वैदिक काल में, ए ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, बी है उत्तर वैदिक काल में, सी है उत्तर गुप्त काल में, डी है धर्मशास्त्रों में।
धर्मशास्त्रों में आपको पता है ये अछूत की अवधारणा जो है ये ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की अवधारणा आती है। यहाँ अछूत की अवधारणा पूछा जा रहा है। अछूत की अवधारणा किस काल में हुआ था? तो आपको पता है धर्मशास्त्र में अछूतों की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अर्थात धर्मशास्त्र में 4 वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त अनेक जातियों की, अर्थात ये आपको पता है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और वहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की संकल्पना आई थी। लेकिन आगे चल करके इनके अलावा समाज में अनेक जातियों ने अपना पैठ बना लिया। अनेक जातियां आ गई जिसमें अम्बस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि जातियां भी आ गई। और इसी के फलस्वरूप देखेंगे यहाँ अनुलोम और विलोम विवाह की भी संकल्पना आई और इसी के फलस्वरूप इन जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात यहाँ अछूत की अवधारणा पूछा जा रहा है। तो अछूत की अवधारणा कब आई थी? धर्मशास्त्रों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 50वां प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो थी यह किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है ए मगध, बी है पाटलिपुत्र, सी है कश्मीर और डी है राजगृह। आपको पता है कि कनिष्क के शासनकाल में फर्स्ट एडी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी किसके काल में? कनिष्क के शासनकाल में। और यह कश्मीर के कुंडल वन में ध्यान रखेंगे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्धों की सभा चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ध्यान रखेंगे चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो कनिष्क के काल में हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, उसमें उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। आप ध्यान रखेंगे वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अर्थात कश्मीर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न है आपके सामने। 51वां प्रश्न है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति ये देखिए 64वीं BPSC 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 64वीं BPSC 2018 का प्रश्न है। ये प्रश्न है महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का अर्थ है शरीर त्यागने के बाद कौन सी जो पहली बौद्ध संगीति हुई ये कहाँ पे हुआ था? ध्यान रखेंगे ये पूछा जा रहा है। अर्थात महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध संगीति हुई। ऑप्शन ए है राजगीर में, बी है गया में, सी है पाटलिपुत्र में, डी है वैशाली में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। आपको पता है भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति जो थी ये राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में ध्यान रखेंगे राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई। और इस समय जो शासक था ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति आपको पता है प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुई थी और यह अजातशत्रु मगध का शासक था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ध्यान रखेंगे महाकश्यप ने की थी। और फिर द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी ये कालाशोक के शासनकाल में हुई। अर्थात बुद्ध के मृत्यु अर्थात पहली बौद्ध संगीति के ठीक 100 वर्ष बाद
द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वैशाली में। और इसकी अध्यक्षता सवा कमीर या सर्व कामिल ने की थी। ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अर्थात यह महापरिनिर्वाण के बाद पूछा जा रहा है। अर्थात प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी और यह इस समय किसका कौन शासक था? अजातशत्रु था। और यह राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न है 52वां प्रश्न है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ है, स्तंभ ए और बी में अंकित है। इनको आपको सुमेल करना है, मिलाना है। चलिए पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। जन्म से संबंधित एक तरफ क्या है? जन्म से संबंधित चीज़ें दी गई हैं और दूसरा मिलाने के लिए दिया गया है कि किससे कौन सा संबंधित है, कौन सा संबंधित है। अर्थात ध्यान रखेंगे, यह जन्म जो है, जन्म इनका कहाँ हुआ था? ध्यान रखेंगे, जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। अर्थात ये लुम्बिनी में जन्म हुआ था इनका। ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी, ज्ञान प्राप्ति बुद्ध की कहाँ हुई थी? ये बोध गया में आप जाएंगे, अर्थात 2 नंबर बोध गया में जाएंगे। फिर प्रथम वचन, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और निधन कहाँ हो गया? कुशीनगर में। अर्थात 3, 2, 1, 4। अर्थात जन्म देखेंगे, जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ। इसको ऐसे आप मिला सकते हैं, जन्म लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान प्राप्ति जो था ये बोध गया में भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई। प्रथम वचन यानी प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। और निधन जो था ये कुशीनगर में हुआ था, पावा में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थात आपको पता है महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कब? 563 ईस्वी में लुम्बिनी के कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। और बोध गया में, अर्थात बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के रात में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वहीं सारनाथ में ऋषिपत्तनम नामक पहाड़ी पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और वहीं कुशीनगर में इनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 53वां, अर्थात ये 2001-2 में पूछा गया प्रश्न है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सी है गौतम बुद्ध ने अपना धर्म प्रथम वचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आप ध्यान रखेंगे, बोध गया में महाबोधि मंदिर जहाँ बनाया गया है, वहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को किस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उसी स्थल पर बोध गया में महाबोधि मंदिर बना है। अर्थात बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आपको पता है कि बोध गया में 6 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के रात में एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी स्थल पर मंदिर निर्माण का कार्य हुआ। और यह सम्राट अशोक जो था 30वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में यह निर्माण कार्य करवाया। ध्यान रखेंगे, निर्माण कार्य कौन करवाया था? अशोक करवाया था। और यह महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी स्थल पर महाबोधि मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 54वां प्रश्न है आपके सामने। 54वां प्रश्न है जी, प्रश्न है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है ए ऑप्शन है अशोक, बी है कनिष्क, सी है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, डी है हर्ष। यह प्रश्न 44वीं बीपीएससी 2001-2 में पूछा गया प्रश्न है। आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया जा रहा है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस
राजा के युग में दिया गया। आप ध्यान रखेंगे यह कनिष्क के काल में गौतम बुद्ध को, अर्थात कनिष्क के काल में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई कश्मीर के कुंडल वन में, वहीं पे इनको देवता का स्थान दिया गया। आपको पता है इसी बौद्ध संगीति में, अर्थात चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो था हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। इसी के फलस्वरूप महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्व की भी पूजा प्रारंभ हुई। अर्थात चौथी बौद्ध संगीति में जब विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में, तो महायान शाखा के मानने वाले लोगों ने महात्मा बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया और देवता के रूप में उनकी पूजा की जाने लगी। अर्थात किसके राज में? कनिष्क के राज में। इसलिए कनिष्क इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 55वां प्रश्न है आपके सामने। 55वां प्रश्न है। ये प्रश्न 2003-04 में पूछा गया प्रश्न है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? कब? ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात पूछी जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए है वैशाली, बी है एथेंस, सी है स्पार्टा, डी है पाटलिपुत्र। ये पूछा गया है प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो आपको पता है कि विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आपको कहाँ? वैशाली में देखी जाती है। और यह जो था यह बजी 8 राज्यों का एक संघ था। ये बजी संघ जो था यहाँ वैशाली में 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी जो थे सबसे शक्तिशाली थे। ध्यान रखेंगे सबसे शक्तिशाली कौन थे? यहाँ पर लिच्छवी थे। और आपको पता है 6ठी शताब्दी में जहाँ महाजनपद की स्थापना हुई थी और महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वहीं पर वैशाली में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी जो विश्व में पहली ये व्यवस्था देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न है आपके सामने। 56वां प्रश्न है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला की बात पूछी जा रही है। ऑप्शन है जहांगीर, बी है हुमायूं, सी है शाहजहां, डी है अकबर। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। आपको पता है कि मुगल चित्रकला जो थी यह जहांगीर के समय अपने चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन क्योंकि माना जाता है कि जहांगीर जो था ये चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था और इसी ने मुगल शैली में मनुष्यों को चित्र के रूप में चित्रित करवाने लगा और इसके दरबार में सबसे प्रमुख चित्रकारों द्वारा मनुष्य को मुख, शरीर और पैरों को चित्र बनाने की रिवाज का प्रचलन यहाँ देखा जाता है। ध्यान रखेंगे। इसलिए आप कहाँ जाएंगे? जहांगीर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदयोग उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। यह 2003-04 का पूछा गया प्रश्न है। आपको पता है 16 महाजनपदों की सूची जो है यह आपको अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है 16 महाजनपदों की सूची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय का यानी किस काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ये 99 का प्रश्न है। बीपीएससी 99 में पूछा गया प्रश्न है। ए है मौर्य, बी है कुषाण, सी है गुप्त, डी है पाल। अर्थात
यह जो था गुप्त काल में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी और यह एक बहुत बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना कहाँ, दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट में, राजगीर के निकट में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ की गई। और यह विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया था। उसके बाद बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य आदि ने इसके रख रखाव की देखभाल की। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह कुमारगुप्त के समय इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखेंगे, यह पूछा गया है। चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान आपको पता है ये बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचलन था, इसलिए बौद्ध दर्शन के लिए ये प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जी, प्रश्न नंबर 61 है आपके सामने। ये सर्सन रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए आपको छोटा करके देखते हैं इसको। ये सर्सन रीजनिंग का प्रश्न है, आपको पता है कथन कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण बता रहा है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। चलिए, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, अर्थात यह दोनों यानी ए और आर सही हैं, अर्थात ये दोनों रीजन है। अब नालंदा विश्वविद्यालय का पतन इसलिए हो गया कि यहाँ राजकीय प्रश्रय मिलने बंद हो गए थे, इसलिए आप इसके आंसर पे कहाँ जाएंगे? बी ऑप्शन पे जाएंगे। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 62वां प्रश्न है। ये प्रश्न आपको 62 नंबर का प्रश्न, 62वां प्रश्न है। यह 1997-98 में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ? तो आपको पता है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। ये 16 महाजनपदों में जो मगध था ये सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि यहाँ के राजा जो थे ये बहुत महत्वाकांक्षी थे और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी जो थी इसको शक्तिशाली बनाने में इसकी सहायता की। अर्थात प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता यानी इसकी स्थापना जो थी इसकी इम्पोर्टेंट आप देखी जा सकती है बिंबिसार के काल में। बिंबिसार के काल में मगध साम्राज्य की स्थापना, मगध साम्राज्य उत्कर्ष पे पहुंच गया, जिसकी स्थापना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? यह प्रश्न 2000 में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी 44वीं बीपीएससी 2005 में, सॉरी ये 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। पूछा जा रहा है मगध की राजधानी कौन सी थी? आप ध्यान रखेंगे इसमें ई ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी थी, गिरिब्रज यानी वैशाली भी थी, और उसके बाद गिरिब्रज भी थी और वैशाली भी थी। आपको ध्यान होना चाहिए कि ये तीनों ऑप्शन है, इसलिए यहाँ ई ऑप्शन होना चाहिए। अब ई ऑप्शन होना चाहिए। अगर इसी में पूछता मगध की राजधानी कौन नहीं थी तो आप चंपा पे जाते। आपको पता है कि मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी और बाद में उदयन जो था, उदयन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को बाद में राजधानी बनाया। और उसके बाद आप देखेंगे कि यह राजवंश जो था यानी बृहद्रथ के समय मगध की राजधानी आप देखेंगे। और उसके बाद बिंबिसार और अजातशत्रु के समय गिरिब्रज में थी। और यह कहा जाता है कि उदयन जो था ये पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी को लाया था। ठीक है,
64वां प्रश्न है, 64 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप देखेंगे नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन है मौर्य, बी है शुंग, सी है गुप्त वंश, सी है गुप्त वंश, डी है कुषाण। डी है कुषाण। प्रश्न है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो आपको पता है मगध नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ध्यान रखेंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न है आपके सामने। 65वां जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ये ग्रंथ का नाम पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से किस ग्रंथ में वर्णन हुआ है। ए है भास, बी है शूद्रक, सी है विशाखदत्त, डी है अश्वघोष। अर्थात आपको पता है ये विशाखदत्त की रचना जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विशाखदत्त की रचना क्या है? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की विशेष रूप से चर्चा की गई है। और इसी में मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को बीसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। कुलहीन आप ध्यान रखेंगे। इसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। अर्थात विशाखदत्त द्वारा रचित ये रचना है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र बताया गया है और इसे बीसल और कुलहीन भी बताया गया है। अर्थात इसका विशिष्ट रूप से चर्चा कहाँ? विशाखदत्त ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन कौन सा राजा था? ऑप्शन है महापद्मनंद, बी है घनानंद, सी है सुकल्प, डी है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है कि सिकंदर महान के समय जो था ये घनानंद इसके समकालीन शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद जो था यह सिकंदर महान के समय समकालीन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ए है ईंटों से, बी है पत्थरों से, सी है लकड़ी का और डी है मिट्टी का। तो आपको पता है ये पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल जो है यह लकड़ी का बना हुआ था और यह पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार का नाम सुने होंगे, वहीं पे इसके अवशेष मिले हैं। इसके अवशेष कहाँ मिले हैं? कुम्हरार में। जो यहाँ के राजप्रसाद जो था ये लकड़ी का बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 68वां प्रश्न है आपके सामने। यह 2019 में 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है हर्षवर्धन, डी है शिवाजी। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। आपको पता है कि अष्टप्रधान का गठन जो था यह शिवाजी ने किया था और शिवाजी अपने प्रशासन को शिवाजी के काल में आपको पता है शिवाजी का प्रशासन जो था एक केंद्रीकृत स्तर पर था और इसने केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह अष्टप्रधान की रचना की थी, जिसमें आठ प्रकार के मंत्री थे। अष्टप्रधान में 8 प्रकार के मंत्री थे, जिसमें बताया जाता है कि क्रमशः पेशवा जो सबसे प्रमुख होता था, उसके बाद आमत्य था, मंत्री था, सचिव था, सुमंत था, सेनापति था, पंडित राव था एवं न्यायाधीश जो था, ये सभी अष्टप्रधान में शामिल थे। ध्यान रखेंगे। अर्थात शिवाजी ने अष्टप्रधान की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने
निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है बिंदुसार, डी है कुणाल। ये 2003 और 4 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है किस मौर्य राजा ने दक्कन में दक्षिण के क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी? विजय प्राप्त की थी किस मौर्य राजा ने? तो ध्यान रखेंगे ये दक्षिण के क्षेत्र में जो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो था, यह दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी, जिसकी सूचना हमें जैन अभिलेख से मिलती है। जैन अभिलेख से मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये दक्षिण में भी अभियान किया था, किंतु इसके बाद आप देखेंगे कि अशोक जो था एकमात्र कलिंग विजय ही कर पाया। कलिंग विजय करने वाला अशोक था, लेकिन यहाँ दक्कन विजय की बात कही जा रही है। संपूर्ण दक्कन को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जी आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है जी। आपको यहाँ देखेंगे अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। ऑप्शन ए है कलिंग शिलालेख से, अशोक के गिरनार शिलालेख से, सी है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, डी है अशोक का सुपारा अभिलेख से। अशोक के सुपारा अभिलेख से ये 1994 में पूछा गया प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था, यह किस अभिलेख से सिद्ध होता है? तो आपको पता है ये जूनागढ़ का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य से सम्राट सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त जो था उसी ने सुदर्शन झील बनवाई, और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसाप्स ने इस जलाशय के साथ बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया। अर्थात आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब रुद्रदामन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी है बिहार, सी है श्रीलंका, डी है कलिंग। अर्थात अशोक के साम्राज्य में नहीं था की बात कर रहा है। कौन सा क्षेत्र नहीं था? अर्थात आपको पता है श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका हालांकि श्रीलंका में इन्होंने क्या अपना दूत भेजा था धर्म प्रचार के लिए, लेकिन श्रीलंका पर इनका अधिकार नहीं था। आप ध्यान रखेंगे अशोक का अधिकार श्रीलंका पे नहीं था, बाकी पर था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में पूछा जा रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो थी यह किस नगर में आयोजित की गई थी? पहला है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, बिहार। ये 2001 और 2 में पूछा गया प्रश्न है। अर्थात अशोक के समय आपको पता है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और इसी में कहा जाता है कि यह अशोक जब शासन कर रहा था तो उस समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया। ध्यान रखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया, और इस संगीति की अध्यक्षता जो थी ये मोगलीपुत्र तीस ने किया था तृतीय बौद्ध संगीति का। चलिए नेक्स्ट, अर्थात ये 251 ईस्वी में, आप ध्यान रखेंगे 251 ईस्वी में BC में 251 BC में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोगलीपुत्र तीस से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जी। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है?
ये ऑप्शन है संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है पाली, डी है हिंदी। हिंदी। आप बताएंगे कि अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया, अर्थात अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखेंगे, अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए, प्राकृत भाषा ध्यान रखेंगे, और प्राकृत भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, अर्थात दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती थी। ऑप्शन है ब्राह्मी, सरदा, खरोष्टी, नंद नागरी, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अब ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा रहा है दाहिने से बाएं, यानी दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती थी, अर्थात ये खरोष्टी जो थी ये दाएं से बाएं लिपि लिखी जाती थी। ध्यान रखेंगे, खरोष्टी लिपि जो थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। चलिए, और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, खरोष्टी है दाहिने से बाएं और ब्राह्मी है बाएं से दाएं। ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अर्थात 63वीं बीपीएससी 2017 का प्रश्न है। ध्यान रखेंगे, अर्थात अशोक के धम्म का मूल संदेश जो था, ये शांति और अहिंसा था। ध्यान रखेंगे, शांति अहिंसा था मूल संदेश। फिर इसके साथ ही बड़ों का सम्मान करना भी था तथा धार्मिक सहिष्णुता भी था। ध्यान रखेंगे, ये अशोक के धर्म का तीनों संदेश था। ये तीनों संदेश, अर्थात ये भी था, बी भी था और डी भी था। इसलिए आप किसके आंसर ई ऑप्शन पे जाएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, ई ऑप्शन होगा। ध्यान रखेंगे, अर्थात अशोक के धम्म का मूल संदेश उपयुक्त 3 था, इसलिए आप ई ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पूछ रहा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ये बीपीएससी 1994 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया गया है। यह एक भाब्रू का अभिलेख है। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है। ध्यान रखेंगे, और यही अभिलेख जो है भाब्रू का अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी होने का प्रमाण देता है। 2 बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है किस अभिलेख में, भाब्रू स्तंभ में, और इसी स्तंभ से यह पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। अपने अभिलेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ये 65वीं बीपीएससी 2019 का प्रश्न है जी। 19 का प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कि अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है चक्रवर्ती, बी है प्रियदर्शी, सी है धर्मदेव, धर्मकीर्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आपको पता है अशोक अपने शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, अर्थात देवो नाम देवो प्रियदर्शी। पूरा नाम इसका देवो नाम देवो प्रियदर्शी है, अर्थात यह राजा आदि की उपाधियों से संबंधित है, इसलिए अशोक देवताओं का प्रिय होने का उपाधि धारण करता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ए ऑप्शन है आर्थिक जीवन, बी है राजनीतिक नीतियाँ, सी है धार्मिक जीवन, डी है सामाजिक जीवन।
सामाजिक जीवन, आपको पता है यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीति पर प्रकाश डाला गया है। ध्यान रखेंगे राजनीतिक नीतियों पर यह प्रकाश डाला गया है अशोक के अर्थशास्त्र में। चलिए, और यही बताया गया है कि यह कौटिल्य जो था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए कौटिल्य की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से भी की जाती थी। ध्यान रखेंगे, अद्वितीय ये ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए, ये रिपीट प्रश्न है, 2070 का प्रश्न है जी। ये है आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी है विदेश नीति, डी है धन संचय, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अर्थात आपको पता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अर्थात ये मौर्य साम्राज्य में रचित है अर्थशास्त्र, और यह अर्थशास्त्र जो था ये शासन और सिद्धांतों का अभ्यास भी दिलाता है। ध्यान रखेंगे, शासन और सिद्धांतों का अभ्यास की भी चर्चा है इसमें। इसके साथ ही आपको पता है विदेश नीति की भी व्याख्या इसमें की गई है, विदेश नीति की भी व्याख्या की गई है। इसके साथ सप्तांग सिद्धांत की भी चर्चा है, और आपको पता है कि इसमें तत्कालीन प्रशासन के साथ साथ कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी इसमें मिलती है। अर्थात ये सारे ऑप्शन हैं, डी ऑप्शन को छोड़ करके, इसलिए आप ई ऑप्शन पे जाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? ई होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? अर्थात मेगास्थनीज जो था ये भारतीय समाज को, आपको पता है, यह 7 श्रेणियों में विभाजित करता है, 7 श्रेणियों में। अर्थात मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटता है, और वो श्रेणियां हैं क्रमशः, ये पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है कारीगर, पांचवा है योद्धा, और छठा है निरीक्षक, तथा सातवां है सभासद। और मेगास्थनीज इसी पुस्तक में चर्चा करता है कि भारतीय समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य समाज में 7 वर्गों का विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, और ये प्रश्न 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 63वीं बीपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका में। आपको पता है इंडिका में मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी किसने लिखा? ये 64वीं बीपीएससी 2018 का प्रश्न है। पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी किसने लिखी? ऑप्शन है टेसियस, बी है पिलानी, सी है टॉलमी, डी है स्ट्रैबो, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अर्थात पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी जो है ये पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी जो है एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे 60 ईस्वी में पता है अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसकी आपको रचनाकार का नाम पता नहीं है, ये कोई गुमनाम था जो नाविक वहीं लिखा था, इसलिए इसके ई ऑप्शन पे जाएंगे आप। ठीक है, ई ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जी, ई ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन है दिव्यावदान अर्थशास्त्र, सी है इंडिका, डी है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख अर्थात इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज करता है। मेगास्थनीज जो है अपने इंडिका में, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है। और इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन करता है और मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के नगर परिषद के 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख करता है। ध्यान रखेंगे, 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख करता है और वह नगर के पदाधिकारियों को एरिस्टोनोमी करता है। एरिस्टोनोमी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक महान, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी है कनिष्क। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये पाटलिपुत्र को अपना पहला राजधानी बनाया और यह गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, संगम पर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? 64वीं बीपीएससी 2018 का प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ये ऑप्शन है पुष्यमित्र सुंग, बी है मेनांडर, सी है भीम कदफिसेस, डी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अर्थात यह भीम कदफिसेस जो था यह सब व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया। यह कुषाण शासक था भीम कदफिसेस और भीम कदफिसेस स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराने का श्रेय इसी को जाता है, भीम कदफिसेस को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कला की गांधार शैली निम्न शैली में फली फूली? निम्न समय में फली फूली, ध्यान रखेंगे, कला की गांधार शैली जो है किस समय फूली किस समय इसका प्रचलन देखा जाता है? ये ऑप्शन है कुषाणों के समय, बी है गुप्तों के समय, सी है अकबर के समय, मौर्यों के समय। कहा जा रहा है कि ये गुप्त का कला का गांधार शैली जो है, ये गांधार शैली की बात की जा रही है। गांधार शैली कुषाणों के समय ही इसका अत्यधिक विकास हुआ, गांधार शैली का। आपको पता है कुषाण शासक कनिष्क के समय मथुरा शैली और मथुरा और गांधार शैली का भी प्रचलन इसमें देखा जा सकता है। और इन शैलियों पर आप देखेंगे विशेषतः गांधार कला पर यूनानी कला का प्रभाव अत्यधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए है सातवाहन, बी है कुषाण, सी है कनौज और डी है गुप्त। अर्थात शुंग शासक पूछा जा रहा है, शुंगों के बाद पूछा जा रहा है कि किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंगों के बाद भारत पर राज करने वाले कौन से राजवंश थे? अर्थात कन्नौज राजवंश जो थे ये शुंगों पर भारत पर राज करने वाले पहले ब्राह्मण वंशीय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किस अभिलेख से राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? ये है गिरनार के स्तंभ लेख से, जूनागढ़ के स्तंभ लेख से, हाथी गुफा लेख से, सारनाथ के अभिलेख से। आपको पता है कि राजा खारवेल का जो नाम है यह मुख्यतः हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है और यह कलिंग के चेदी शासक जो थे, सबसे महानतम राजा खारवेल था और इन्होंने उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूरी पर उदयगिरी की पहाड़ी पर हाथी गुफा लेख इन्होंने लिखवाया था। ठीक है, हाथी गुफा लेख जो खारवेल के इतिहास का एकमात्र स्रोत है। कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक रूप से पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए है गुप्त काल, बी है प्रतिहार, सी है राष्ट्रकूट, डी है सातवाहन वंश। आपको पता है ये गुप्त काल में जो था नगरों का क्रमिक रूप से पतन होने लगा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? 65वीं बीपीएससी 2090 का प्रश्न है जी, ध्यान रखेंगे। अर्थात ये ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था यह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था, ताम्रलिप्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और गरीबों को मंदिरों को अनुदान दिए थे? चलिए ये गुप्त वंशीय थे। गुप्त वंश के शासक जो थे ये ब्राह्मणों को और मंदिरों को ग्राम अनुदान में इन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ये है उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। अर्थात यह गुप्त शासकों में जो था उपज का छठा भाग ये राजस्व के रूप में लिया जाता था, राजस्व के रूप में लिया जाता था। गुप्त अभिलेख में भूमि कर को उद्रक तथा भाग कर भी बताया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ऑप्शन है पार्थियन, हिंद यूनानी लोग, कुषाण और गुप्त। अर्थात आपको पता है देखिए कि भागवत संप्रदाय के उत्थान में सबसे ज़्यादा गुप्त वंशीय लोगों का, गुप्त वंश के सम्राट राजाओं का सबसे ज़्यादा इसमें भागीदारी रहा, क्योंकि भागवत संप्रदाय अर्थात वैष्णव धर्म की बात कही जा रही है। और वैष्णव धर्म जो था गुप्त राजाओं के शासनकाल में सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। अर्थात अधिकांश शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की, आपको पता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये 64वीं बीपीएससी 2018 का प्रश्न है। ऑप्शन है आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, ब्रह्मगुप्त ने, बराह मिहिर ने, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अर्थात आर्यभट्ट ने इसकी चर्चा की थी। आर्यभट्ट जो था इसने व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं, जिसकी चर्चा किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ये है सुश्रुत, सौमिल्ला, शूद्रक, शौनक, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अर्थात ये औषधि की बात की जा रही है, तो आपको पता है ये सुश्रुत जो थे ये शैल चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे, शैल चिकित्सक के रूप में ये जाने जाते थे, ध्यान रखेंगे। अर्थात इसमें आप जाएंगे कि ये जो था सुश्रुत जो थे, सौमिल और शूद्रक जो थे ये औषधि के रूप में जाने जाते थे। अर्थात ई ऑप्शन इसका आंसर होगा जी। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था यह किस विद्यालय में अध्ययन किया था? यह नालंदा, ध्यान रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के काल में आया था, ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के काल में भारत आया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 1.5 वर्षों तक यह निवास किया। और जब ये अध्ययन कर रहा था
तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ध्यान रखेंगे, शीलभद्र जो थे यहाँ के कुलपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है जी, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ऑप्शन है वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र और डी ऑप्शन है कांची। अर्थात आपको पता है ये मथुरा जो था सूती वस्त्र के लिए प्रमुख उत्पादक केंद्र था सूती वस्त्र का। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कविवाण निवासी था। कविवाण जो था ये कहाँ का निवासी था? ये ऑप्शन है पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अर्थात यह जो था पाटलिपुत्र का निवासी था। चलिए ध्यान रखेंगे, चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया। लगभग यह कब बिहार का वर्णन किया था? आप ध्यान रखेंगे, चीनी यात्री इति सिंह जो था यह लगभग 671-72 में, ध्यान रखेंगे 671-72 में यह आया था और यह यहाँ की यात्रा की थी। अर्थात इसमें ये नहीं है, मिल रहा है तो आप किस पे जाएंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान जो था ये किसके शासनकाल में यात्रा किया था? ध्यान रखेंगे, ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अर्थात फाहियान जो था उस समय जब आया था तो भारत में गुप्त वंश का शासन चल रहा था और इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य की उपाधि यह धारण कर रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो था यह 399 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 399 ईस्वी में भारत आया और यह 412 ईस्वी तक यहाँ रहा। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे ये गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। बिहार के राजाओं का संपर्क था कहाँ से? सुमात्रा से। ध्यान रखेंगे कहाँ से था जी? जावा और सुमात्रा से यहाँ संपर्क था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल में 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। अर्थात यह बालपुत्र देव जो था इसने इसकी शुरुआत की थी। कौन की थी जी? बालपुत्र देव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, कुषाण, सिथियन और मुगल। आपको पता है ये मुसलमान जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर बख्तियार खिलजी जो था, खिलजी का आक्रमण हुआ और यह आक्रमण करके इसको तहस नहस कर दिया, इसका विनाश कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ऑप्शन है चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चहमान, परमार। कौन थे खजुराहो के स्थापत्य में? ये चंदेल जो थे, चंदेल इसके स्थापत्य में, अर्थात खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनवाए
और यहाँ पे आपको पता है कि मंदिर में कदरिया महादेव का मंदिर इसमें सर्वोत्तम है, सबसे प्रमुख है। और खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? ए है देवपाल, बी है धर्मपाल, नैनपाल, नरेंद्रपाल। अर्थात ये बी ऑप्शन धर्मपाल जो था इसके संस्थापक थे। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे जी? धर्मपाल थे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये कदम का उल्लेख जो है ये संगम साहित्य में नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं ये निम्न में से कौन है जो मुद्रा राक्षस की रचना की है? आपको पता है ये विशाख दत्त जो है ये मुद्रा राक्षस के रचयिता है और ये मौर्य इतिहास के जीवन पर यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर इन्होंने चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? आपको पता है चंद्रवरदाई जो हैं ये पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं और यह चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज थर्ड यानी पिथौरा के दरबारी कवि थे और इन्हीं के दरबार में इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है जी, प्रश्न है स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं। ऑप्शन है कालिदास, भास, भवभूति और राजशेखर। स्वप्नवास व दत्ता के लेखक जो हैं ये भास हैं। भास के द्वारा स्वप्नवास दत्ता लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन है बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन, कालिदास। अर्थात ये कुमार संभव की रचना कालिदास ने की थी, ध्यान रखेंगे, कालिदास ने कुमार संभव की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। प्राचीन भारत के व्यापारी मार्गों पर मौन है अर्थात मिलिंद पन्हों में इसकी चर्चा नहीं है, ध्यान रखेंगे। और यह पाली भाषा में लिखी गई है जो किसके द्वारा? बौद्ध भिक्षुक नागसेन द्वारा मिलिंद पन्हों की रचना की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी है बाणभट्ट, सी है विष्णुगुप्त, परिमल गुप्त। ये 2005 का पूछा गया प्रश्न है। आपको पता है हर्षचरित की रचना निम्नलिखित में से प्रश्न पूछा है, हर्षचरित की रचना हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। आपको पता है हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंशों के साथ युद्ध, सी है श्रीलंका के साथ व्यापार, डी है तमिल संस्कृति की उन्नति, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अर्थात बीपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है और यह चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थात ग्राम पंचायत के लिए चोल काल विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ इस चोल काल की मुख्य विशेषता, प्रशासन की मुख्य विशेषता थी स्वायत्तशासी शासन ग्रामीण संस्थाओं में परिलक्षित होती है और यह महत्वपूर्ण विशेषताएं इनकी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यह 2017 में पूछा गया है, 63वीं बीपीएससी 2017 का प्रश्न है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? ऑप्शन है शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडपम, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अर्थात दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो थे
यह गोपुरम कहलाते थे। ध्यान रखेंगे क्या कहलाते थे? गोपुरम कहलाते थे। चलिए, इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न था, अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास का। हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास से बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन किया आंसर के सहित। अब आई होप कि आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और नेक्स्ट सेशन में मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का, अर्थात बीपीएससी में पूछे गए मध्यकालीन भारत के इतिहास का, मेडाइवल हिस्ट्री के से पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा। और इसके बाद क्रमिक रूप से फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का करेंगे, फिर इसके बाद पॉलिटी पे आएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि ये 67वीं बीपीएससी को पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बेनिफिट हो। आप इसको देखें, समझें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।